बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे कभी छोड़कर मत जाना और मुझसे कभी दूर मत होना। उसने मुझसे इजहार मोहब्बत करते हुए जब ये कहा तो मैं शर्मा सी गई और अपना सर नीचे झुका लिया। अरे कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैंने उससे भी अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। ताहम वो कहने लगा, मैं अब अपने ख्वाबों का महल तामीर कर रहा हूँ और बहुत जल्द हम वहाँ पर रहेंगे। मैं और तुम मोहब्बत भरे साथी बनकर वहाँ पर जिंदगी गुजारेंगे। उसने जब मुझे ये कहा तो मैं शर्मा सी गई। उसकी मोहब्बत ऐसी ही थी। वो हमेशा मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता और अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाता। मैं हमेशा वो सुनती रहती और फिर ये किस्से सुनते सुनते न जाने कितना वक्त गुजर जाता और फिर एकदम वो दोनों नाग और नागिन का रूप धार लेते और मेरी अचानक आंख खुल जाती। मैं उस वक्त बहुत घबराई होती, पसीने से शराबूर हो जाती। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर मुझे ऐसे ख्वाब क्यों आते हैं। बचपन से ही ये सारे ख्वाब मुझे मुसलसल तसलसल से आते थे। मुझे हमेशा ख्वाब में एक नाग और नागिन दिखाई देते और अक्सर एक ऐसा घर दिखाई देता जिसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता जैसे इस घर से मेरा कोई ताल्लुक है। आज भी जब ये ख्वाब मुझे आया तो मैं घबरा कर उठ गई और अब सारी रात मेरी बेचैनी से गुजरने वाली थी। न जाने क्यों मैं इन ख्वाबों का शिकार थी, लेकिन आज तक मैं अपनी अम्मा से कभी इन ख्वाबों की बाबत कुछ कह न सकी। आज तक वो ये नहीं जान सकी कि ये ख्वाब मुझे दिखाई देते हैं। तो मैं उठकर बैठ जाती हूँ। अम्मा को हमेशा ऐसे ही लगता है कि मुझ पर किसी की नजर का असर है। इसी वजह से मैं बेचैन रहती हूँ और रातों को घबराई हुई फिरती हूँ, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी आंखें एक अजीब सी कशिश लिए हुई थी। मेरी आंखों में ऐसी मकनातीसियत थी जो किसी पर एक लम्हे में जादू करती। अम्मा तो ऐसे ही कहती थी कि उन्होंने ऐसी निगाहें बहुत कम देखी थीं, और अब जब उनकी अपनी बेटी की ऐसी नजरें थीं तो अम्मा मेरी नजर उतारते नहीं थकती थी। मैं बचपन से ही गैर मामूली हुस्न और गैर मामूली नजर की मालिक थी। न जाने क्या बात थी, मुझे वो चीजें भी दिखाई दे देती थी जो अक्सर दूसरों को नजर नहीं आती थी, और खतरे को भी मैं पहले ही सूंघ लेती थी। मुझे पहले ही पता लग जाता था कि कुछ होने वाला है, और मैं अक्सर अम्मा को इस बात से आगाह कर देती। अम्मा पहले पहल तो मेरी बातों को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन फिर उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी इन सलाहियतों के बारे में पता चल गया। लेकिन अम्मा मुझे हमेशा एक ही बात कहती थी कि कभी किसी के सामने अपनी इन सलाहियतों का जिक्र मत करना, वरना लोग तुम्हें गलत समझेंगे और तुम्हारी गलत तशहीर करेंगे। मैं भी चुप कर जाती थी। मुझे कौन सा अपने इश्तिहार लगवाने का शौक था। मैं बस अपनी पढ़ाई में मगन रहती थी, और आजकल तो वैसे भी कुछ अरसे के बाद मेरे पेपर्स होने वाले थे। लेकिन असल में तो आजकल मेरा ध्यान उस ट्रिप की तरफ लगा हुआ था जो कि कॉलेज की तरफ से जाने वाला था, और इसीलिए आजकल अम्मा की मिन्नतें कर रही थी। अम्मा देखो तो, मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं, तो मुझे भी इजाजत दे दो ना। मैं अब जज हो जाने को थी और उस वक्त मिन्नतें करने के अंदाज में अम्मा से इजाजत ले रही थी। लेकिन अम्मा की भी एक ही जिद थी कि नहीं, तू नहीं जाएगी, जबकि मैं न जाने कितनी बार कह चुकी थी कि मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, मेरा कितना दिल चाह रहा है। लेकिन अम्मा मानने को तैयार ही नहीं थी। उनका यही कहना था कि तुम्हारे अब्बा यहाँ पर नहीं है और मैं तुम्हें इस तरह नहीं भेज सकती, जबकि मैं कॉलेज के ट्रिप के साथ जाने के लिए अतावली हो रही थी। मेरी सब सहेलियां जा रही थीं और उन सब का यही कहना था कि तुम भी साथ चलो, इस तरह से मजा आएगा, जिंदगी का एक यादगार सफर होगा और हम सब मिलकर एक अच्छा वक्त साथ गुजारेंगे। इसीलिए मैं भी अम्मा से इसरार कर रही थी कि मुझे जाने की इजाजत दे दें। इतना वक्त नहीं था कि अब्बा से इजाजत लेती। अब्बा दूसरे मुल्क होते थे और अभी हमारे पास फोन या मोबाइल वगैरह की सहूलत नहीं होती थी। ये वो दौर था जब खत लिखकर ही बातचीत की जाती थी और एक दूसरे को आगाह किया जाता था और उनकी खैर खबर मालूम की जाती थी। ट्रिप जाने में चूंकि अभी सिर्फ एक हफ्ता रहता था, और अगर मैं अब्बा को खत लिखती तो उनका जवाब आने में काफी दिन लग जाते, लेकिन अम्मा थीं कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन की बात थी और अम्मा को मैं समझा समझा के अब तो बहुत रो देने वाली हो गई थी। समझ नहीं आ रही थी
कि अम्मा को कैसे रजामंद करूं। ट्रिप पर जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सब लड़कियां जा रही थीं और खुद मेरा भी बहुत दिल ललचा रहा था कि मैं भी ट्रिप पर जाऊं, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अम्मा ने ट्रिप पर जाने दिया हो या हम अपनी फैमिली के साथ ही कहीं घूमने फिरने गए हो। अब्बा चूंकि बैरूने मुल्क रहते थे और अम्मा एक मुकम्मल हाउसवाइफ थीं, इस वजह से हम कहीं आ जा नहीं पाते थे। लेकिन अब मुझे कॉलेज की तरफ से जाने का मौका मिल रहा था, तो इसमें भी अम्मा रजामंद नहीं हो रही थी और मेरा दिल बहुत चाह रहा था। अम्मा के मुसलसल इनकार से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बड़े लजाजत भरे अंदाज में अम्मा से कहा, अम्मा देखो, एक ही बार तो आपसे एक चीज मांग रही हूँ और मैं कब किसी चीज की जिद करती हूँ। प्लीज जाने दो ना, मान जाओ ना। इस बार ना जाने मेरे लहजे में ऐसा क्या था कि अम्मा खामोश हो गईं और उनके मुंह से इनकार नहीं निकला, लेकिन उन्होंने हाँ भी नहीं की। मैं कुछ देर चुपचाप वहां बैठी रही और फिर बड़ी बेदिली से उठकर अपने कमरे में आकर लेट गई। उस वक्त मेरा बहुत रोने का दिल कर रहा था और मैंने बेइख्तियार अपने आंसुओं को बहने का रास्ता दे दिया। मेरा नाम फातिमा है और मैं एक 19 साल की जवान लड़की हूँ। मैं कॉलेज में सेकंड ईयर की तालबा हूँ और 2 महीनों के बाद हमारे पेपर्स हैं, इसलिए आजकल कॉलेज में ट्रिप ले जाने की बात हो रही थी। मैडम ने पहले ही कहा था कि अगर 50 लड़कियां हुई तो फिर ही ट्रिप जाएगा, वरना नहीं। और 30 से ज्यादा लड़कियों का इरादा बन चुका था, क्योंकि इसके बाद फिर न जाने कब मिलना हो। इसी वजह से सारी लड़कियां बहुत खुश थीं और सबका जोशो खरोश दीदनी था। मैं खुद भी इस ट्रिप पर जाना चाहती थी। मेरा अपना भी बहुत दिल था कि मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने जाऊं, लेकिन जब से मैंने घर पर अम्मा से ट्रिप की बात की थी तो वो मान ही नहीं रही थी। उनका कहना था कि अब्बा तुम्हारे बैरूने मुल्क होते हैं और यहाँ पर सारे रिश्तेदारों की नजरें हम पर होती हैं। मैं तुम्हें नहीं भेज सकती, अगर मैंने भेज दिया तो सारे रिश्तेदार बहुत बातें बनाएंगे। जबकि मैं अम्मा से कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग जाते हैं। फिर मैंने कौन सा ज्यादा बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। एक छोटा सा ट्रिप ही है, सुबह जाना है तो रात को वापस आ जाना है। लेकिन अम्मा तो मान ही नहीं रही थी। अब्बा के साथ मैं बात जरूर कर लेती, लेकिन अब्बा को फोन करना बहुत मुश्किल था और उस वक्त खत ही ज्यादातर लिखा जाता था। लेकिन खत जाने और जवाब आने में भी इतने दिन लग जाते, इसलिए मैं अम्मा को ही मनाने की कोशिश कर रही थी। मेरे अलावा घर में मेरे 3 भाई और भी थे। वो तीनों मुझसे छोटे थे, अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। मैं ही कॉलेज तक पहुंची थी। स्कूल तक तो मैंने ऐसी किसी भी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। हालांकि स्कूल के भी ट्रिप जाते रहे, लेकिन अब न जाने क्या बात थी, सब लड़कियों को देखकर मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं भी जाऊं, और इसीलिए मुसलसल 2 दिन से मनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अम्मा पर मेरी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। मैं इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी और बार बार मुझे रोना आ रहा था। मेरी सहेलियां रोज मुझसे पूछती, अम्मा मानी है कि नहीं, और मैं हमेशा नफी में सर हिला देती। वो लोग तो आजकल ट्रिप पर जाने की तैयारियां कर रही थीं। उनको तो घर से इजाजत मिल गई थी, जबकि मैं अभी सिर्फ इजाजत लेने की ही तगोदो कर रही थी। आज भी अम्मा को मनाने की बहुत कोशिश की। जब वो नहीं मानी तो चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। एक छोटी सी ख्वाहिश का ही तो इजहार किया था, न जाने अम्मा को क्या हो गया है, क्यों नहीं मान रही हैं। मैं रोते रोते इसी तरह न जाने कब सो गई। और फिर अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठी तो अम्मा ने मेरे हाथ में ट्रिप पर जाने के लिए पैसे पकड़ा दिए। मैं बेयकीनी से अम्मा की तरफ देखने लगी। अम्मा ने खुशी से हाँ में सर हिलाया तो मैं बेइख्तियार उनसे लिपट गई और अम्मा का शुक्रिया अदा करने लगी। मैं बड़ी खुशी खुशी आज कॉलेज आई थी और फिर जब पैसे जमा हो गए तो बड़ी खुशी खुशी मैंने ट्रिप पर जाने की तैयारी की और आखिरकार आज हम ट्रिप पर रवाना हो रहे थे। अम्मा ने बहुत दुआओं के साथ मुझे रुखसत किया और मैं खुद भी बड़े जोश और खुशी के साथ ट्रिप पर जाने को तैयार थी। सारे रास्ते हमने खूब मजा किया और जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो वहां के नज़ारे देखकर ही मैं दंग रह गई थी। मैं और मेरी सहेलियां हम एक ग्रुप बनाकर इधर उधर घूमने लगी। मैडम ने पहले ही कहा था कि नजरों के सामने सामने ही रहना और कहीं इधर उधर मत जाना। हम खुद भी एहतियात कर रहे थे कि ये खेवड़ा की कान थी और यहाँ पर हम एक एक चीज को बड़ी हैरान होकर देख रहे थे। बातें करते करते मैं और मेरी दोस्तें काफी आगे तक निकल आई थीं और फिर मुझे सामने एक ऐसी चीज दिखाई दी
जिसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। मैंने अपनी सहेलियों से कहा कि चलो आओ वहाँ पर जाकर देखते हैं, वो जगह कितनी खूबसूरत लग रही है। जबकि वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं, वो बहुत दूर है और मैडम गुस्सा करेंगी, आओ वापस चलते हैं, हम पहले ही बहुत दूर तक आ गए हैं। जबकि मेरा वहाँ से हटने को दिल नहीं कर रहा था और फिर मैंने सोचा कि न जाने कुदरत दोबारा कब मौका देगी, तो अभी एक बार इसे जरूर देकर आती हूँ। मैंने अपनी सहेलियों से कहा, अच्छा ठहरो तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी होकर आती हूँ। मैं फौरन भागती हुई उस तरफ बढ़ गई, जबकि मेरी सहेलियां मुझे पीछे से आवाजें देती रह गईं। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी और उस तरफ चलती गई। जब मैं वहां पर पहुंच गई तो मैं एक एक चीज को हैरानी से देख रही थी, हाथ लगाकर महसूस कर रही थी कि अचानक मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे यहाँ पर किसी की सालगिरह हो रही हो। मैं इर्द गिर्द देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ी। मुझे इस बात का इश्तियाक हो रहा था कि यहाँ पर इस वीराने में कौन सालगिरह मना रहा है, क्योंकि तालियां पीटने की और सालगिरह मुबारक कहने की आवाजें आ रही थीं। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो देखा वहाँ पर तो जैसे जश्न का समा था और वहाँ पर काफी सारे लोग जमा थे और सालगिरह का जश्न मना रहे थे। वो सब लोग बहुत खुश थे और उनके कदोकाठ काफी लंबे थे और उन सब के चेहरे रोशन थे। लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की कि उन सब की आंखें अलग अलग रंगों की थीं। किसी की नीलगू माइल थीं और किसी की सब्जी माइल, किसी की सुनहरी आंखें थीं। मैं बड़े इश्तियाक से उन सबको देख रही थी। वो लोग इस वक्त सालगिरह का जश्न मनाते हुए गीत गा रहे थे। न जाने कौन सी जुबान का गीत था, लेकिन मुझे उस वक्त उन्हें देखकर बहुत मजा आ रहा था। इतने में जिसकी सालगिरह थी उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मैं थोड़ा झिझक गई और पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो एकदम मेरी तरफ आगे बढ़ा और कहने लगा, चंबेली तुम आ गई हो। मैं बेहद हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में मोहब्बत का तूफान मौजूद था और चेहरे पर एक खुशी और किसी के मिल जाने की उम्मीद जाग रही थी। मैं खौफजदा होकर थोड़ा पीछे हटी और नफी में सर हिलाते हुए उससे कहा, नहीं, मैं चंबेली नहीं हूँ, मैं तो फातिमा हूँ और गलती से यहाँ पर आपकी सालगिरह देखने रुक गई थी। मैं अब चलती हूँ। ये कहकर मैं जैसे ही वापस मुड़ी तो उसने एकदम बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। उसके हाथ थामते ही मेरे पूरे वजूद में खौफ का एक करंट तोड़ गया और मैंने पलटकर उसे खौफज़दा निगाहों से देखा, जबकि वो कहने लगा, नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं अपनी चंबेली को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम चंबेली ही हो, मेरी चंबेली। उसने इतनी मोहब्बत और यकीन से कहा कि मैं हैरान रह गई। एक लम्हे के लिए तो मुझे भी ऐसे ही शक हुआ जैसे मैं चंबेली हूँ। इतना ही यकीन उसके लहजे में था। लेकिन मैंने फौरन अपनी हकीकत में वापस आते हुए उससे कहा कि नहीं, आपको कोई शदीद गलतफहमी हो रही है, या तो मेरी शक्ल की किसी के साथ मुमासलत है जिसकी वजह से आपको मैं चंबेली लग रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं फातिमा हूँ और गलती से यहाँ पर आ गई थी। लेकिन वो बज़िद था और वहाँ पर मौजूद लोगों से कहने लगा, देखो, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि चंबेली एक दिन जरूर वापस आएगी, लेकिन तुम लोग कह रहे थे कि वो मर गई है और अब कभी वापस नहीं आएगी। मैंने उन लोगों की तरफ देखा तो उन सब के चेहरों पर हैरत और बेयकीनी थी। मुझे ऐसे लगा कि वो लोग भी मुझे चंबेली समझ रहे हैं। और फिर उनमें से एक आगे बढ़ा और कहने लगा, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि चंबेली वापस आ जाएगी। ये तो हूबहू चंबेली है। उस शख्स के यकीन दिलाने पर वो चंबेली कहने वाला शख्स दोबारा मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, देखो, ये भी अब वही कह रहा है कि तुम चंबेली ही हो, लेकिन तुम क्यों नहीं मान रही? मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी मोहब्बत से दूर भाग रही हो। मैं अब तुम्हें अपनी मोहब्बत से भागने नहीं दूंगा। मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो शख्स मोहब्बत भरे जिद्दी लहजे में कहने लगा, जबकि मैं शदीद परेशान हो चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उससे कहा, मुझे नहीं मालूम चंबेली कौन है और कौन नहीं, लेकिन मैं चंबेली नहीं हूँ। मैं फातिमा हूँ, फातिमा। मुझे जाने दो, मेरी सहेलियाँ वहाँ इंतजार कर रही हैं। मुझे घर जाना है। मैंने ये कहते हुए वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए, लेकिन उसने मुझे आगे नहीं आने दिया। जबकि वो अपने सब मेहमानों से कहने लगा कि आज मेरी 100वीं सालगिरह है, इसी वजह से तो मुझे ये तोहफा मिला है कि मुझे चंबेली वापस मिल गई है। अब मैं अपनी चंबेली को कभी वापस नहीं जाने दूंगा और ना ही खुद से कभी बिछड़ने दूंगा। उसके लहजे में एक शौक का जहानाबाद था। उसकी आंखों में मोहब्बत थी,
जबकि मैं अब शदीद खौफजदा हो चुकी थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई हूँ। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन वो चंबेली कहने वाला शख्स मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा था। अब तो उसने मेरा हाथ मुस्तकिल पकड़ लिया था। उसका हाथ मुझे किसी अंगारे की तरह महसूस हो रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे मेरा हाथ जल रहा हो। मैंने बहुत बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मुझे यहाँ पर आए बहुत वक्त हो चुका था और मुझे पता था मेरी सहेलियां परेशान हो रही होंगी। मैडम न जाने क्या सोचेंगी। अगर मैं यहाँ पर ही रह गई तो वो लोग क्या मुझे लिए बगैर ही वापस चली जाएंगी। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात चल रहे थे और मुझे किसी पल भी चैन नहीं आ रहा था। मैंने अब रोते हुए उसकी मिन्नतें करनी शुरू कर दी और कहा, मुझे जाने दो, तुम मुझे यहाँ पर इस तरह नहीं रोक सकते। मैं तो चंबेली नहीं हूँ, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन उस शख्स ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरा हाथ थामकर वो एक तरफ चला गया। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ से अब जाने लगे थे। न जाने ये कौन सी जगह थी। सालगिरह का जश्न खत्म हो चुका था और वो शख्स मेरा हाथ पकड़कर जिस तरफ जा रहा था, ये बिल्कुल ही एक अनजान सी जगह थी। मैं उसके साथ आगे बढ़ती जा रही थी, जबकि वो मुझे खींचकर न जाने किस तरफ लेकर जा रहा था। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, यहाँ से भाग जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी हर कोशिश बेसूद हो रही थी। वो शख्स मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था और मैं यहाँ रुकने पर मजबूर थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और अब तो मुझे मैडम और अपनी सहेलियों की शदीद परेशानी थी। अगर वो लोग इसी तरह मुझे यहाँ पर छोड़कर वापस चली गईं, तो अम्मा का क्या हाल होगा। वो तो पहले ही मुझे ट्रिप पर आने के लिए इजाज़त नहीं दे रही थी और अब जबकि मैं जिद करके आ चुकी थी, तो अम्मा तो मेरा बुरा हाल कर देंगी। परेशानी से मेरा बुरा हाल था। वो शख्स आगे जाकर एक जगह पर रुक गया। ये एक खुला सा मैदान था और उसके एक तरफ छोटा सा एक घर बना हुआ था। वो शख्स मुझे लेकर अंदर दाखिल हो गया और कहने लगा, ये देखो, ये हमारे ख्वाबों की जन्नत है। ये घर मेरा और तुम्हारा था। क्या तुम्हें अब भी याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ और मेरा और तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो शख्स मुझे वो घर दिखाते हुए कहने लगा, जबकि मैंने फौरन नफी में सर हिलाया और कहा, मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है और तुम जो कह रही हो वो सब बातें तुम्हारे लिए हकीकत हो सकती हैं, मेरे लिए नहीं। मैं चंबेली नहीं हूँ, ये हकीकत है कि मैं फातिमा हूँ। ये इससे बड़ा सच है। तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते? मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने रोते हुए गिड़गिड़ा कर उसकी मिन्नतें की, लेकिन वो शख्स किसी सूरत भी मुझे वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। वो एकदम गज़बनाक हो गया और कहने लगा, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम हमेशा से बहुत जिद्दी रही हो। तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानती थी। अगर उस दिन भी तुमने मेरी बात मान ली होती तो हमारे बीच इतनी लंबी जुदाई न आती। लेकिन अब जबकि तुमने फिर जिद पकड़ ली है, तो मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें इस महल में कैद कर दूंगा जब तक कि तुम हकीकत कबूल नहीं कर लेती। उसकी ये बातें सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे अब अपनी शामत नजर आ रही थी। उसने सिर्फ कहने पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि वो मुझे वहां पर बंद करके चला गया था और मैं दम बखुद सी वहां बैठी रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पर मैं इस तरह से कैद हो जाऊंगी। मुझे अब रह रहकर इस बात का पछतावा हो रहा था कि आखिर मैंने अम्मा से जिद क्यों की। मुझे ट्रिप पर आना ही नहीं चाहिए था। अम्मा तो पहले ही मुझे यहाँ पर भेजने के लिए रजामंद नहीं थी और अब जब मैं जिद लगाकर यहाँ आ गई थी तो यहाँ पर इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी। मैं जमीन पर बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लग गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा, वरना मैं कभी भी ऐसा न करती। अब पछतावे मुझे डस रहे थे और अम्मा का ख्याल बार बार आ रहा था। न जाने वो क्या सोचेंगी, वो क्या समझेंगी, और जब लोगों को पता चलेगा कि मैं कहीं गुम हो गई हूँ, ट्रिप पर जाकर वापस नहीं आई, तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। अम्मा को इन बातों से ही तो खौफ आता था। इसी वजह से तो वो मुझे ट्रिप पर भेजने पर रजामंद नहीं थी और अब वो सारी बातें जैसे मुजस्सम हकीकत का रूप धार चुकी थी और मैं शदीद परेशान थी। न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैं फौरन उठी और उस घर में घूमकर आवाजें देने लगी, चिल्लाने लगी कि शायद यहाँ पर कोई हो और वो मेरी मदद करते, लेकिन इस घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं दोबारा थक हार कर वहीं पर बैठ गई और बेबसी से रोने लगी।
वो घर जिसे वो हमारे ख्वाबों की जन्नत कह रहा था, मैंने एक नज़र उठाकर भी उसे देखना गवारा नहीं किया। मुझे अब सिर्फ अम्मा का ख्याल आ रहा था। न जाने कितना वक्त गुजर चुका था। मुझे लगता था कि मैडम और मेरी सहेलियां वापस चली गई होंगी। उन्होंने मुझे ढूंढा तो होगा, लेकिन जब मैं उन्हें नहीं मिली तो वो लोग वापस चले गए होंगे। अब मैं क्या करूं? मैं किस तरह वापस जाऊंगी? यही सोच मुझे परेशान कर रही थी और रोने पर मजबूर कर रही थी। मैं अब थक कर निढाल हो चुकी थी। वक्त का कुछ अंदाजा नहीं था, लेकिन अचानक वो फिर चला आया। उसे देखकर मैं खौफजदा हो गई। वो सुनहरी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी मकनातीसियत थी, एक ऐसी कशिश थी जो खौफ में तो मुब्तला करती थी, लेकिन अपनी तरफ भी खींचती थी। उसकी आंखों से अजीब सी मकनातीसी शुआएं निकलती थीं। मैं जब जब उसकी आंखों में देखती थी तो मुझे अपना दिल एक खौफ की लपेट में नजर आता। अब भी ऐसा ही हुआ था। उसकी आंखों में देखने पर मेरा दिल खौफजदा हो चुका था। ताहम वो कहने लगा, अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया होगा। ये घर देखकर तुम्हें याद हो गया होगा कि हम दोनों कौन हैं, और ये घर हम दोनों के ख्वाबों की जन्नत है। हालांकि ये घर तो मैंने तुम्हारे बाद मुकम्मल करवाया था, लेकिन उसकी एक एक चीज हम दोनों ने बहुत पहले अपने जहन में सोच ली थी। तुम्हें याद तो होगा ना? वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पूछ रहा था, जबकि मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। न जाने तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ याद नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों नहीं ये बात समझ रहे कि मैं फातिमा हूँ? न जाने तुम किस चंबेली को ढूंढ रहे हो। मैं एकदम चिल्लाते हुए उससे कहने लगी तो वो भी गुस्से में आ गया और मेरे दोनों हाथ थाम कर कहने लगा, आखिर तुम मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं तुम ये जानती कि मैं कौन हूँ? उसने कहा तो मैंने पूछा, कौन हो तुम? आखिर ऐसी क्या बात है जिसका तुम मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो? चंबेली कौन है जिसकी तुम राह देख रहे थे? और फिर तुमने अपने दोस्तों से कहा था कि तुम अपनी 100वीं सालगिरह मना रही हो, जबकि मुझे तो तुम 30 से 35 साल से ज्यादा के लगते ही नहीं हो। मैंने उससे कहा तो वो कहने लगा, ठीक है, अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी तो फिर ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और फिर उसने कहना शुरू किया, ये बात आज से काफी साल पुरानी है, जब मैं 20 साल का था और तुम 16 साल की थी। हम दोनों एक ही जगह पर रहते थे। मैं नाग और तुम नागिन थी। हम दोनों एक ही कबीले से ताल्लुक रखते थे और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। हमारी मोहब्बत की खबर सारे जमाने में हो गई थी, लेकिन तुम्हारी माँ इस मोहब्बत से खुश नहीं थी। वो अक्सर तुम्हें समझाती कि तुम शंकर का पीछा छोड़ दो, इससे मोहब्बत करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन तुम्हें तो मुझसे बहुत मोहब्बत थी। तुमने अपनी माँ की बातों को अहमियत नहीं दी। लेकिन फिर एक दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाल काट कर उन पर जादू करवा दिया और तुम्हें एक पटारी में बंद कर दिया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पागलों की तरह तुम्हें इधर उधर ढूंढता फिरा, लेकिन मुझे कहीं से भी तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल रही थी। उन दिनों मैं बहुत परेशान था और मुझे तुम्हारी खैरियत की फिक्र थी। तुम्हारी माँ भी बज़ाहिर परेशानी का नाटक कर रही थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये सब कुछ उसका ही किया धरा है। मैं कितने बरसों तक तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल होता रहा। हालांकि मुझे कई लोगों ने कहा भी कि जरूर चंबेली की माँ ने ही इसे गायब किया है या इसकी जबरदस्ती शादी करके इसे रुखसत कर दिया है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं आता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन था और मैं जानता था कि मेरी चंबेली मेरे अलावा कभी किसी को कबूल नहीं करेगी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि तुम्हारी माँ तुम पर ये जुर्म ढा चुकी होगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पटारी में तो बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद उस जादू का असर खत्म करने के लिए उसने सर तोड़ कोशिश की थी, लेकिन वो जादू खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो इतना तेज और खतरनाक किस्म का जादू था कि तुम्हारी माँ ने अपने सारे बाल कटवा दिए थे, लेकिन तुम पटारी से बाहर नहीं आ सकी थी। और फिर एक दिन तुम्हारी माँ ने मेरे सामने खुद ही अपने जुर्म को कबूल कर लिया था और मुझसे तुम्हें रिहा करवाने के लिए मदद मांगी थी। मैंने खुद भी बहुत कोशिश की कि तुम्हें किसी तरीके से इस पटारी से रिहाई दिला दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। न जाने उसके बाद क्या हुआ, मैं तो वो जगह ही छोड़कर कहीं और चला गया था और जैसा तुमने मुझे कहा था वैसा ही ख्वाबों का महल तामीर करने लगा। मुझे यकीन था
कि एक न एक दिन तुम जरूर वापस आओगी और हमारी मोहब्बत की जो कहानी अधूरी रह गई थी वो जरूर मुकम्मल होगी। मैं जानता था कि मेरी चंबेली एक दिन आकर मुझसे जरूर मिलेगी, लेकिन ये नहीं खबर थी कि वो सब कुछ इतने सालों बाद मुमकिन होगा। लेकिन फिर भी मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं। शंकर ने अपने मुतालिक मुझे सब कुछ बताते हुए कहा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि वो एक नाग है और जिस चंबेली का जिक्र कर रहा था वो नागिन होगी। ताहम मैंने उसकी बातें सुनकर उसे कहा, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं एक आदमजादी हूँ। मेरा नाग या नागिनों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैंने जिंदगी में कभी सांप को देखा है। न जाने तुम क्यों इतनी बड़ी गलत फहमी का शिकार हो। तुम मुझे वापस छोड़ आओ, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, मुझे वापस छोड़ आओ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए उससे कहा। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर लजाजत थी। वो चंद लम्हे बेबसी से खड़ा मुझे देखता रहा और फिर वहां से चला गया। मैं दोबारा जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अब मेरी सारी जिंदगी यहीं पर गुजरेगी। ना तो मैं शंकर की कैद से रिहाई पा सकूंगी और ना ही यहाँ से कहीं जा सकूंगी। यहाँ पर शंकर के ख्वाबों के महल में रहते हुए मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितने दिन हो गए थे, लेकिन मुझे अम्मा की बहुत ज्यादा फिक्र थी। न जाने उनका क्या हाल हुआ होगा जब उन्हें ये पता चला होगा कि मैं ट्रिप से कहीं खो गई हूँ। ये भी तो हो सकता है कि अम्मा कहीं ये ख्याल ना करे कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ और इसीलिए ट्रिप पर जाने की जिद कर रही थी। लेकिन अब क्या हो सकता था, अब तो वक्त का इंतजार करना था और न जाने वक्त ने मेरे हिस्से में क्या रखा था। यहाँ पर इस महल में हर वक्त अंधेरा सा ही रहता था। बाहर मुझे दिन और रात का तो पता नहीं चलता था, क्योंकि मैं इस महल से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन यहाँ पर हर वक्त अंधेरा छाया रहता। मैं इस अंधेरे की आदी हो रही थी। ताहम मुझे इस बात की परेशानी थी कि न जाने आगे मेरे साथ क्या होगा। अब तो उस दिन के बाद से शंकर भी दोबारा नहीं आया था। पता नहीं उसे मेरी बात पर यकीन आया भी था या नहीं, लेकिन अब मेरे पास सिवाय यहाँ पर बैठकर शंकर का इंतजार करने के और कोई चारा नहीं था। काफी दिनों के बाद जब शंकर आया तब तक मैं परेशानी से निढाल हो चुकी थी। शंकर को सामने देखकर जैसे मेरी जान में जान आई और मैंने उससे कहा, शंकर मुझे जाने दो, तुम यहाँ पर कई दिन बाद आते हो और मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। मुझे जाने दो, मेरी बात का यकीन करो कि मैं चंबेली नहीं हूँ, मैं फातिमा हूँ और एक आम सी लड़की हूँ। तुम जिस खास किस्म की चंबेली को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मैंने जैसे साफ साफ शंकर को आईना दिखा दिया था। लेकिन वो कहने लगा, आखिर मैं कैसे तुम्हें छोड़ दूं, कैसे तुम्हें जाने दूं? कितनी मन्नतों मुरादों के बाद मैंने तुम्हें वापस हासिल किया है। क्या तुम ये बात जानती हो कितने सांपों को मैंने कुचला है, कितने सांपों का सर मैंने देवताओं की भेंट चढ़ाया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। और आज जब तुम मेरे पास वापस लौट आई हो तो तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। तुम खुद सोचो कि तुम कभी इस इलाके में नहीं आई, पहली बार यहाँ पर आई और फिर इस तरफ चली आई जहाँ पर मेरा बसेरा था। यहाँ पर कभी कोई नहीं आया, लेकिन तुम चली आई। क्या ये इस बात की तरफ इशारा नहीं कि कुदरत हमें दोबारा एक होने का मौका दे रही है? तो फिर तुम आखिर इस बात को क्यों तस्लीम नहीं कर रही? शंकर ने बात को दूसरे पहलू की तरफ से शुरू कर दिया। मैं थोड़ी लाजवाब हो गई, लेकिन फिर भी आखिरी कोशिश के तौर पर मैंने उससे कहा, नहीं, ये कुदरत का इशारा नहीं है, मैं शायद अपनी जिद की सजा भुगत रही हूँ। मैंने अम्मा से जिद लगाई थी कि मुझे ट्रिप पर जाना है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ होगा। तुम मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। मैंने एक बार फिर रोते हुए उसकी मिन्नतें की, लेकिन वो पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। मुझे अब उससे नफरत महसूस हो रही थी। न जाने वो किस चंबेली की बात कर रहा था, जबकि गुस्से में आकर मैंने उसे कह भी दिया था, अच्छा हुआ जो चंबेली तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम में तो रहम और हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं कि तुम मेरे साथ इतना जुल्म कर रहे हो। मैंने तकरीबन फट पड़ने वाले अंदाज में उससे कहा और उसकी तरफ देखने लगी। वो बेयकीनी भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने दोबारा उससे कहना शुरू किया, तुमने एक बार भी सोचा है कि मेरे घर वालों पर क्या गुजर रही होगी? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है
कि मुझे यहाँ पर रहते हुए कितने दिन हो गए हैं। तुम आखिर क्यों नहीं ये बात मान लेते कि मैं चंबेली नहीं हूँ, मैं फातिमा हूँ। चंबेली न जाने कौन थी और कहाँ चली गई, लेकिन वो कमबख्त जाते जाते मेरी जिंदगी बर्बाद कर गई। मैंने गुस्से और नफरत से उसे कहा, ताहम वो कुछ न बोला और चुपचाप मुझे देखता रहा। वो एक कदम आगे बढ़ा और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को भुला दोगी। तुम वो सब कुछ भूल जाओगी जो हमारे दरमियान हुआ था। तुम्हें मेरी मोहब्बत भी याद नहीं रहेगी। मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा। शंकर ने बड़े टूटे हुए लहजे में मुझसे जब ये सब कहा तो तब मुझे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं उसका दिल दुखाने का बायस बनी हूँ। लेकिन अब जब कि मैं उसे ये सब बता चुकी थी कि मैं उसकी चंबेली नहीं हूँ, तो मैं अब यहाँ से वापस जाना चाहती थी और मैंने दो टोक अंदाज में उसे कह दिया था। वो भी शायद अब मुझसे हार मान बैठा था, इसीलिए तो उसने मुझे वापस छोड़ आने का इरादा कर लिया और मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैं फौरन उसके साथ चल पड़ी। मुझे नहीं मालूम कि शंकर ने कैसे एकदम मुझे छोड़ने का इरादा कर लिया था, लेकिन अब जबकि उसने इरादा कर लिया था तो मैंने एक लम्हा भी नहीं लगाया और उससे कहा कि मुझे अभी छोड़कर आओ। शंकर के साथ ही मैं वापस अपने घर पहुंची थी। अम्मा सामने ही गम से निढाल पड़ी थी। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और अब्बा भी यहाँ पर आए हुए थे। उन दोनों ने जब मुझे अचानक अपने सामने देखा तो हैरान रह गए। वो दोनों एकदम भागकर मुझसे लिपट गए। अम्मा ने तो मुझे अपने सीने से लगाकर ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। ताहम अब्बा मेरे करीब खड़े थे और वो भी मुसलसल मेरी तरफ देखते हुए रो रहे थे। वो दोनों मुझसे पूछने लगे, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारे दोस्तों ने आकर बताया कि तुम पहाड़ी से स्लिप होकर गिर गई थी और फिर तुम्हें बहुत ढूंढा गया, लेकिन तुम नहीं मिली। इस सदमे में तुम्हारी माँ बिस्तर से जा लगी और मैं सब कुछ जानकर वापस लौट आया। अपने दोस्तों के झूठ पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं चुप कर गई और अम्मा अब्बा को मुख्तसरन मैंने यही बताया कि मैं जख्मी हो गई थी और बेहोश हो गई थी। वहाँ के मकामी लोग उठाकर मुझे अपने घर ले गए और जब कुछ दिनों के इलाज के बाद मेरी तबीयत संभली तो अब मैं उनसे मिन्नत समाजत करके वापस आई हूँ। अम्मा अब्बा तो मुझे सामने देखकर दंग रह गए थे और खुदा का शुक्र अदा करने लगे कि अल्लाह ने मुझे मेरी जिंदगी दी। अपने घर आकर मैं भी बहुत खुश और मुतमईन थी। लेकिन शंकर के बारे में जब जब मैं सोचती तो मुझे बहुत अफसोस होता, क्योंकि मैंने शंकर से एक झूठ बोला था और आखिर तक अपने झूठ पर कायम रही थी। दरअसल उस ट्रिप पर जाने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मुलाकात शंकर से हो जाएगी। मैं जो कि वाकई चंबेली हूँ और फिर यहाँ पर फातिमा का रूप धारे रह रही हूँ। यूं तो मेरी माँ ने मुझे जादू के जोर से कैद कर दिया था, लेकिन इसी कैद की हालत में जब मेरा इंतकाल हो गया तो मैंने दूसरा जन्म फातिमा के रूप में लिया था। बचपन से ही मेरे साथ कुछ ऐसे वाकयात हो रहे थे जो मुझे हमेशा यही बताते थे कि मैं कुछ गैर मामूली सलाहियतों की हामिल लड़की हूँ। मुझे अक्सर ख्वाब में शंकर और अपनी माँ का चेहरा दिखाई देता। मैं ख्वाब में डर कर उठ के बैठ जाती थी। अम्मा मुझे आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक देती और सुला देती, लेकिन न जाने क्या बात थी, मेरे दिमाग में शंकर और मेरी माँ का चेहरा नक्श होकर रह गया था और मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरा उन सब के साथ क्या ताल्लुक है। लेकिन जिंदगी में मैंने कभी उन्हें नहीं देखा था। ताहम मुझे ऐसा जरूर लगता था कि कहीं न कहीं वो दोनों मुझसे एक बार जरूर मिलेंगे। और इस ट्रिप पर जाने से पहले मैं ये बात नहीं जानती थी। जब मैं वहाँ पर पहुंची और बेख्याली में उस सालगिरह में चली गई तो मुझे अंदाजा नहीं था कि वो सालगिरह शंकर की होगी। शंकर ने जब मुझे भरे मजमे के सामने पहचान लिया तो एक लम्हे के लिए दिल किया कि मैं उससे बता दूं कि मैं ही चंबेली हूँ, लेकिन फिर मुझे अपनी ये जिंदगी छोड़नी पड़ती और मैं दोबारा नाग और नागिनों की दुनिया में चली जाती। और मैं अब ऐसा नहीं चाहती थी। मैं एक आम आदमजादी ही बनकर रहना चाहती थी। मुझे अब नाग और नागिनों से नफरत हो गई थी, जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया था कि मैं अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठी थी। मुझे शंकर पर भी गुस्सा था, जिसने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की थी, जिसकी मोहब्बत इतनी कमजोर निकली थी कि वो ये बात जान भी नहीं सका कि मैं कहाँ हूँ। इसीलिए मैंने शंकर को भरे मजमे में इनकार कर दिया और यही कहा कि मैं फातिमा हूँ, चंबेली नहीं। मेरा ख्याल था कि वो मेरा इनकार सुनकर खामोश हो जाएगा और ये मान लेगा कि मैं फातिमा हूँ, लेकिन वो तो अपनी इस मोहब्बत पर कायम रहा और मुझे लेकर उसी घर में चला गया जिस घर के बारे में कभी हम दोनों ने मिलकर सोचा था।
उस घर में जाकर एक लम्हे के लिए मैं कमजोर पड़ गई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं शंकर के साथ चंबेली बनकर अपनी जिंदगी गुजारती हूँ। लेकिन फिर मुझे अपनी माँ का धोखा याद आ जाता। मुझे शंकर की बेगानगी तंग करने लगी, तो मैंने अपने इरादे को बदल दिया और इसी बात पर कायम रही कि मैं फातिमा हूँ। बेशक शंकर ने मुझे बहुत दिन वहां पर कैद में रखा और उसने हर मुमकिन तरीके से मुझे इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं चंबेली हूँ। लेकिन मैंने जब ये बात नहीं माननी थी तो नहीं मानी और आखिर तक इसी बात पर कायम रही। और फिर शंकर ने हार मान ली और मुझे वापस भेज दिया। मुझे इस बात का डर था कि कहीं घर वाले मुझे कबूल करने से ना इनकार कर दें। आखिर एक जवान लड़की इतने दिन घर से बाहर रही थी, तो कहीं घर वाले अपनी इज्जत के ख्याल से मुझे कबूल करने से ना इनकार कर दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अम्मा अब्बा ने बड़ी खुशी खुशी मुझे सीने से लगा लिया। शायद उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया था, और चूंकि वहां पर मेरी सहेलियों ने भी झूठ बोला हुआ था कि मैं खाई में गिर गई थी, इसी वजह से मेरा झूठ भी चल गया। यूं अब मैं अपने घर में मुतमईन तो थी, लेकिन जब से शंकर से मिलकर आई थी मुझ पर अजीब ही किस्म की बेचैनी तारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खो सा गया हो। मैं इस बेचैनी को कोई नाम तो नहीं दे पा रही थी, और मुझे इस बात का भी यकीन था कि ये मोहब्बत नहीं है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं बहुत उदास और परेशान सी थी। अम्मा ने तो अब मुझे कॉलेज भी नहीं जाने दिया था। अब उनका कहना था कि मेरी बेटी को नजर लग गई है, अब बस तुम पेपर्स देने ही कॉलेज जाना, मैं अब तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगी। मैं अम्मा की बात समझती थी, लेकिन अब क्या करती, ये कैफियत मेरे बस में नहीं थी। न जाने क्यों मुझे शंकर का ख्याल बार बार आ रहा था और मैं उस दिन से बेचैन बेचैन फिर रही थी। अम्मा ने मुझसे पूछा भी कि क्या बात है, आखिर तुम जब से आई हो कुछ परेशान हो। लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया और यही कहा कि कुछ भी नहीं, बस वैसे ही पेपर्स की टेंशन हो रही है। लेकिन असल में न जाने क्या बात थी, जब तक मैं शंकर से नहीं मिली थी तब तक तो हर तरफ सुकून था, लेकिन अब जब उससे मिलकर आई हूँ तो मुझे अजीब सी बेचैनी और बेताबी लाहक हो चुकी थी। और अब मेरा शंकर से मिलने को दिल जा रहा था। उसकी मोहब्बत और उसकी आंखों की वो मकनातीसियत मुझे याद आ रही थी। इसीलिए एक दिन मैंने अम्मा को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उन्हें मैंने ये सब बता दिया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से ताल्लुक रखती हूँ, और जब मैं ट्रिप पर गई थी तो मैं कहाँ पर गायब हो गई थी और मेरे साथ क्या कुछ हुआ। मैं इस बारे में अम्मा को सब कुछ बता चुकी थी। अम्मा हैरत से मुंह खोले वो सब सुन रही थी, जैसे उन्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब एक हकीकत है। मैंने अम्मा को सब हकीकत बता देने के बाद आखिर में उनसे कहा, अम्मा अब मैं अपने असल से पीछे नहीं रह सकती, मैं अब जाना चाहती हूँ, मैं अपनी दुनिया में लौट जाना चाहती हूँ, मुझे वापस जाने दें, मुझे वापस जाने की इजाजत दे दें। लेकिन मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा रोने लगी और कहने लगी, मैं ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूं, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारा पहले नाक की दुनिया से ताल्लुक था, लेकिन हो तो तुम मेरी बेटी ना, मैं तुम्हें ऐसे वापस नहीं जाने दे सकती। अम्मा मेरा हाथ थाम कर रोने लगी, लेकिन मैं क्या करती, अब मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा था। जब से शंकर को देख कर आई थी तब से मैं यहाँ पर रह नहीं पा रही थी और मुझे अजीब सी बेचैनी लाहक हो चुकी थी। अम्मा को मैं कैसे समझाती कि मैं अब अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहती हूँ, अपने असल में वापस रहना चाहती हूँ। कुछ दिन लगे थे मुझे अम्मा को समझाने में और अब्बा को सब कुछ बताने में, लेकिन वो दोनों इस बात पर रजामंद नहीं थे कि मैं वापस जाऊं। उन दोनों का यही ख्याल था कि मुझे अब यहीं पर रहना चाहिए। अगर मैं वापस चली गई तो ना मैं इधर की रहूंगी ना मैं उधर की रहूंगी। उनकी ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन शंकर मुझे लेने के लिए आ गया। उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी और वो भी जैसे मुझे देखकर जान में आ गया था। मुझे कहने लगा, मैं जानता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे किसी बात पर नाराज थी, इसी वजह से ऐसा कर रही थी। लेकिन अब जब मुझे ये महसूस हुआ कि तुम मुझे याद कर रही हो तो मैं तुम्हारे पास तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ, मेरे साथ चलो। शंकर ने अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने अम्मा और अब्बा की तरफ मुड़कर देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैं भागकर उसके सीने से जा लगी और एक आखिरी बार उनसे लिपटकर शिद्दत से रोई और फिर शंकर का हाथ थामकर अपनी दुनिया में वापस लौट आई। अब मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत अरसा हो चुका है। मैं और शंकर एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी मोहब्बत का महल हमारे साथ होने से मुकम्मल हो चुका है
और वहाँ पर मेरी और शंकर की हंसी गूंजती है। ये वही मोहब्बत का महल है जिसका ख्वाब मैंने और शंकर ने मिलकर देखा था, और फिर शंकर ने उसे इसी तरह तामीर करवाया था जैसे मैं चाहती थी। अम्मा अब्बा से बिछड़े हुए मुझे एक अरसा हो चुका, लेकिन मैं जब चाहती हूँ अम्मा अब्बा से मिलकर आती हूँ। वो आज भी मुझे याद करती हैं और आज भी उनके लिए मैं उनकी एक बड़ी बेटी हूँ। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।